हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई मेंस के प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और मैथ्स और रीजनिंग भी इंक्लूड किया गया। यानी कह सकते हैं कि पूर्णतः बीपीएसएससी के पैटर्न पे बनाया गया। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि थोड़ा लघु नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है। तो थोड़ा लघु नृत्य का संबंध जो होता है वो हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश के और अन्य अगर नृत्य के बारे में बात करें तो जैसा कि धमान, छबेली, डफ, डांगी, ये सभी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी और भी 2 पुस्तक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम्स में पेपर में देखने को मिलता रहता है। जैसे सबसे पहला तो फ्रेंड्स विंग्स ऑफ फायर और सेकंड नंबर आता है इग्नाइटेड माइंड्स। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि बराबर की पहाड़ियाँ बिहार के गया जिले में स्थित है। क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि बराबर की जो पहाड़ी है वो जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर स्थित दूर है। ठीक है, गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ साथ बात करें कि इनका निर्माण मगध साम्राज्य के शासक बिंदुसार के उत्तराधिकारी ने कराया था। ये पॉइंट भी गलत है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि आपको पता होगा कि बिंदुसार का संबंध मगध साम्राज्य से नहीं फ्रेंड्स, जो कि मौर्य साम्राज्य से था, और इसका निर्माण अशोक ने कराया था। ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी ने कराया था, लेकिन ये पॉइंट गलत था। मौर्य साम्राज्य यहाँ पे होना चाहिए था, ना कि मगध साम्राज्य। तो ये पॉइंट गलत है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि आजीविकों को रहने हेतु 4 गुफाओं का निर्माण इसमें कराया गया था। बिल्कुल करेक्ट है कि बाबर की पहाड़ी में फ्रेंड्स 4 गुफाओं आजीविकों को रहने के लिए अशोक ने कराया था। तो ये पॉइंट करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि केवल और केवल 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, पाप से डरो पापी से नहीं, यह युक्ति किसकी है। पाप से डरो पापी से नहीं, ये जो बात कही गई थी वो महात्मा गांधी ने कही थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भाग निम्नलिखित में से किसने लिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में लंदन में आयोजित किया था, 12 सितंबर 1930 को। इस सम्मेलन में जो कि भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था, तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था, मोहम्मद अली ने भाग लिया था, मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें शामिल थे, लेकिन फ्रेंड्स इनमें बाकी ये शामिल नहीं थे। महात्मा गांधी जो थे वो दूसरे जो कि सम्मेलन में कह सकते थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि विल्सन रोग एक आनुवांशिकी या फिर वंशागत विकार है जिसमें शरीर के अत्यधिक मात्रा एकत्र हो जाती है। आपको ये बताना है कि किसकी अत्यधिक मात्रा एकत्रित हो जाती है हमारे शरीर में, तो उसको कहते हैं कि फ्रेंड्स विल्सन रोग, यानी कि एक आनुवांशिकी रोग हो गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कॉपर। विल्सन रोग एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर में फ्रेंड्स क्या होता है कि कॉपर पॉइजनिंग हो जाती है, और इस रोग से फ्रेंड्स जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको मानसिक विकार भी हो जाता है, जैसे कि डिप्रेशन कह सकते हैं, इस टाइप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है कि शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है। शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि किस मेडिकल स्थिति में आंख की ऑप्टिकल तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ हालत बिगड़ जाती है, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लूकोमा। अब मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोमा क्या है। देखिए, ग्लूकोमा होता है फ्रेंड्स कि आंख में अत्यधिक दबाव होने की वजह से आंख का दिमाग से जुड़ने वाली जो तंत्रिका होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी कि तंत्रिका जो होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसी को कहते हैं ग्लूकोमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि मीथेन गैस की खोज करने वाला पहला व्यक्ति था उन्होंने विद्युत चिंगारी का उपयोग करके यह खोज की कि हवा में मिश्रित मीथेन से विस्फोट हो सकता है। क्वेश्चन तो बहुत ही लंबा है, लेकिन आपको ये बताना सिर्फ कि मीथेन गैस की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए, यानी कि अलेक्जेंड्रो वोल्टा। मीथेन गैस की खोज सबसे पहले नवंबर 1776 में अलेक्जेंडर वोल्टा ने की थी। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1786 का एक्ट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे बाकी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, 1773 में ब्रिटिश में रेगुलेटिंग एक्ट जो कि पारित हुआ था, और इस एक्ट ने भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की थी, और साथ ही साथ इस एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। तो चार्टर एक्ट के बारे में बात करें तो कंपनी के व्यापार करने की अवधि को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। अगर हम बात करें 1813 का चार्टर एक्ट, तो इसमें क्या था कि कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला पॉइंट क्या करें कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है नागपुर में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और नागपुर में ही इंजीनियरिंग शोध संस्थान भी स्थित है। ये दोनों पेपर में अक्सर देखने को मिलता रहता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, नदियों, पवन, वर्षा और विवर्तनिक गतियों द्वारा अपक्षय और क्षरण द्वारा निर्मित खड़ी पक्षों से युक्त एक गहरी और संकरी घाटी के लिए भौगोलिक नाम क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैनियन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में सही कथन का चुनाव करें। तो एक एक करके सही कथन आपको पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सही इसमें है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ एक करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आर्यभट्टियम एक गणितीय ग्रंथ था, बिल्कुल करेक्ट है, जिसकी रचना आर्यभट्ट ने की थी गुप्त काल में। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट याद रखेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें सेकेंड पॉइंट्स की, तो देखिए लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत है। ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि लीलावती अगर बारे में बात करें तो लीलावती की जो रचनाकार थे वो भास्कराचार्य थे, ये कह सकते हैं। तो ये पॉइंट तो गलत है। और पंच सिद्धांतम 7वीं सदी का ग्रंथ है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पंच सिद्धांति का जो ग्रंथ था इसकी रचना वराहमिहिर ने की थी, और ये गुप्त काल से संबंध था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है कि गणित सार संग्रह में शून्य की संख्या नहीं माना जाता, यानी कि शून्य को संख्या नहीं माना गया था। ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स गणित सार संग्रह में शून्य को एक संख्या माना गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कथा सरित सागर के रचयिता कौन है। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोमदेव भट्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब सोमदेव भट्ट कहाँ के थे, तो कश्मीर के सोमदेव भट्ट राव, ये आप इनका पूरा नाम था सोमदेव भट्ट राव, ये चीज याद रखेंगे। अगर हम बाकी ऑप्शंस के बारे में देखें तो अश्वघोष, तो देखिए फ्रेंड्स अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के शासनकाल से संबंधित था, और ये बौद्धों का रामायण लिखा था, बुद्ध चरित। ठीक है, बाणभट्ट के बारे में बात करें तो ये पेपर में अक्सर देखने को मिलता है, हर्षवर्धन का ये दरबारी कवि था, और इसने हर्ष के बारे में लिखा था हर्ष चरित्र में। ठीक है, हर्ष चरित्र की रचना इसने की थी। अगर हर्षवर्धन के बारे में बात करें तो देखिए हर्षवर्धन ने काफ़ी अच्छी जो कि 3 रचनाएं की थी, और उन 3 रचनाओं का नाम क्या है, प्रियदर्शिका, अरत्नावली और नागानंद। ये तीनों याद रखिएगा, पेपर में अक्सर देखने को मिलता रहता है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे। नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा भीमसेन सक्सेना कार्यत। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और काबुलियत की प्रथा आरंभ की थी। तो पट्टा और काबुलियत की प्रथा स्टार्ट की थी सिरसा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जहांगीर ने एक प्रथा स्टार्ट की थी, और उसका नाम क्या था, जो कि आपको पेपर में अक्सर देखने को मिलता रहता है कि 2 अस्पा सी अस्पा किसने स्टार्ट की थी, वो थी जहांगीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा एक जर्नल जो कि प्रकाशित किया गया था, और वो क्या है, तो अल हिलाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अल हिलाल, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। गोल्डन थ्रेशोल्ड जो नामक कविता का संग्रह किया गया था, वो किया गया था सरोजनी नायडू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट बुक देखिए क्या कह रहा है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो लिखा गया था 1897 में लिखा गया था, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। ठीक है, बेसिन की संधि जो थी वो किसने की थी ब्रिटिश के साथ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाजीराव द्वितीय ने।
अब यहाँ पे बात करते हैं कि बेसिन की संधि हुई कब थी, 1802 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रेंड्स फर्रुख सियर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि रामप्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। रामप्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काकोरी, जो कि षड्यंत्र केस है। आप सभी को पता होगा कि काकोरी डकैती कब हुई थी, 1925 ईस्वी में, और इसके नायक जो थे वो रामप्रसाद बिस्मिल ही थे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि भारत का दूसरा स्थान है, फर्स्ट रैंक पे चाइना है। सेकेंड बात करें तो तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि आपको बता दूं कि भारत की रैंकिंग थर्ड है, और फिर निर्यात और उत्पादक दोनों में ही भारत की रैंकिंग जो कि थर्ड है। तो इसलिए कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इनमें कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। अब मैंने आपको बताया था कि शस्य का मतलब क्या होता है। शस्य का मतलब फ्रेंड्स अनाज होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पशुपालन और अनाज उत्पादन को एक साथ करना ही मिश्रित खेती कहलाता है। और भारतीय हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित खेती पर ही आधारित है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है। जो धन विधेयक होता है फ्रेंड्स वो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, लेखा अनुदान बना है। जो लेखा अनुदान है ये क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि लेखा अनुदान जो होता है फ्रेंड्स ये सामान्यतः बजट का ही एक अंग होता है, इसलिए क्वेश्चंस का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सबसे पॉइंट आपको यही याद रखना है कि लेखा अनुदान एक प्रकार का बजट का ही एक अंग माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2,4-D निम्नलिखित में से क्या है। 2,4-D के बारे में आपको कई बार बताया, साइंस के क्वेश्चंस में आपको जब कराता हूं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2,4-D एक प्रकार का फ्रेंड्स क्या है कि हार्बिसाइड। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एक खरपतवार नाशक। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का सिंपल सा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूजेनिक्स। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेस्टिंगस। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की नवी अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको ये बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया हूँ फ्रेंड्स मैंने। देखिए यहाँ पे क्या गलती हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे गलत क्या कर दिया गया। 1951 में प्रथम संशोधन के तहत स्थापित तो किया गया था। देखिए यहाँ पे प्रथम संशोधन मैंने लिख ही दिया और वापस मैंने क्वेश्चन में पूछा कि वह 42वें संविधान संशोधन के तहत स्थापित किया था। ये पॉइंट थोड़ा सा मिसप्रिंट मैंने कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा सा इग्नोर यहाँ पे करना चाहिए था, यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, यह 1951 में अंत स्थापित की गई थी। और दूसरा क्वेश्चन में देखिए ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट भी देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें क्या कह रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया, ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन थर्ड पॉइंट यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रथम संशोधन के तहत होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, यही इसमें गलत होता। ऑप्शंस केवल डी को टिक करेंगे, केवल 3 गलत था। यहाँ पे हमें बताना सही नहीं है, इसलिए ऑप्शंस डी करेक्ट होगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए और इनमें से आपको ये बताना है कि एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे 4 फसल के नाम दिए गए, आपको ये बताना है कि किसकी खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मक्का। ठीक है फ्रेंड्स, मक्का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था। भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष स्टार्ट किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2004 में, नवंबर 2004 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। ये चीज़ याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन सा रोग निकेल के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, निकेल के कारण होने वाला कौन सा रोग है? तो त्वचा शोथ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गंगा सागर मेला नामक वार्षिक मेला किस प्रदेश में लगता है? गंगा सागर मेला का प्रत्येक वर्ष वार्षिक मेला और ये लगता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए एक एक करके देखते हैं। एलोरा की गुफा और बिल्कुल करेक्ट है कि राष्ट्रकूट शासकों ने इसका निर्माण कराया था। महाबलीपुरम पल्लव शासकों ने कराया था, ये भी करेक्ट है। खजुराहो ने चंदेल शासकों ने कराया था, ये तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट है। तो जोड़ा सही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। यहाँ पे सभी के सभी सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मुर्गियों के नस्ल को पहचानिए, यानी फ्रेंड्स हमें बताना है कि मुर्गियों के नस्ल कौन कौन से इसमें दिए गए। अगर आपने हमारे उस वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए कड़कनाथ चिकन तो एक मुर्गी की नस्ल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ग्राम प्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था काफ़ी अच्छे तरीके से, तो ये भी आपका मुर्गी की एक नस्ल आती है। लेकिन फ्रेंड्स बरबरी के बारे में बात करें तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 यानी कि सी करेक्ट हो जाता है, जो कि मुर्गी की नस्ल है। बरबरी के बारे में बात करें तो बकरी इसमें आ जाता है, तो ये आपका बकरी का नस्ल है। नैन के बारे में आपको क्या बताया था कि मछली के नैन में ही अर्जुन ने तीर मारी थी, नैन यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं ये मछली की नस्ल है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो जरूर देख लीजिएगा, नस्ल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। यानी फ्रेंड्स हमें बात करना है यहाँ पे जो 4 फसल दिए गए उनके बारे में बात करना है कि कौन सी खरीफ फसल है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं खरीफ फसल इनमें से कौन कौन सी। तो जैसे फ्रेंड्स अगर आपको पता होगा कि कपास, मूंगफली और धान ये तीनों के तीनों जो कि खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। गेहूं जो आता है वो रबी फसल के अंतर्गत आता है, गेहूं, चना, सरसों ये रबी के फसल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कब स्थापित किया गया था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी 1964 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, फरवरी 1964 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है, याद रखेंगे। अचानक मार बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अचानक मार बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो था इसने अपनाई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा प्रमुख कौन थे? तो सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा जो प्रमुख थे वो थे फ्रेंड्स ऑप्शन डी होलकर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी 1773 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बिल्कुल करेक्ट है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच एक चक्र में 21 तीलियां होती है। ये पॉइंट गलत है क्योंकि 24 तीलियां होती है। ठीक है, सभी को पता है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4। ये पॉइंट गलत है क्योंकि फ्रेंड्स लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, न कि 3:4। तो ये 2 गलत हैं और बाकी फर्स्ट सही था, इसलिए राइट आंसर होगा केवल और केवल 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, स्वामी सहजानंद का संबंध था। जो स्वामी सहजानंद थे इनका संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो सीधा सा मतलब है कि फ्रेंड्स बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध था, इन्होंने ये जुड़े थे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं कि डिएगो गार्सिया नामक द्वीप किस महासागर में स्थित है? डिएगो गार्सिया नामक जो द्वीप होता है वो फ्रेंड्स हिंद महासागर में स्थित है और ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप भी माना जाता है, याद रखेंगे डिएगो गार्सिया। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक भूगोल का जनक जो कि कार्ल ओ सावर को जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे पॉलिडोनियम के बारे में बात करें तो पॉलिडोनियम को फ्रेंड्स भौतिकी भूगोल का जनक जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। और सिर्फ भूगोल के जनक के रूप में हिकेटियस जाने जाते हैं, ये याद रखेंगे। आपके एक छोटा सा प्रश्न नीचे कमेंट्स करके बताएं कि मार्टिन बेहम का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? मार्टिन बेहम का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। ठीक है फ्रेंड्स, इसे चैत मेला के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिए क्या है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में किसकी स्थापना की थी? क्या होगा करेक्ट आंसर? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में किसकी स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना इन्होंने की थी 26 जुलाई 1876 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ऑक्सीजन से ओजोन बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन से ओजोन बनाने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर होगा अल्ट्रावायलेट किरण, यानी कि परावैंगनिक किरण की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि नरसिम्हन समिति का संबंध है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार ये पेपर में रिपीट हो चुका है। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंक क्षेत्र में सुधार हेतु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु नरसिम्हन समिति स्टार्ट की गई थी। सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? जैसे फ्रेंड्स आपको पता हो कि आइसोबार, आइसोट्रॉप इसी तरह से होते हैं फ्रेंड्स, ये आपके सम न्यूट्रॉनिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न। ठीक है, किंतु फ्रेंड्स इनके जो न्यूट्रॉन होते हैं ये समान होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट क्या करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कौन सा कथन सही है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम जो निर्धारित आयु है वो 25 वर्ष है। क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, 21 वर्ष होना चाहिए था, ना कि 25 वर्ष। तो इसको आप सुधार करके 21 वर्ष करेंगे। सेकंड क्या कह रहा है कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। ये पॉइंट करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉइंट 1 गलत था, इसलिए हम कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 2 सही है, केवल 2, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये बनता है कि खोलोगंचू जल विद्युत परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत और भूटान। ठीक है फ्रेंड्स, खोलोगंचू जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान की एक संयुक्त परियोजना समझौता है, कह सकते हैं कि 600 मेगावाट वाली एक क्षमता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। पीत का पीएच वैल्यू कितना होता है ये आपको बताना है कि पीत का पीएच मान कितना होता है। तो पीत का पीएच मान होता है फ्रेंड्स 7.8। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा सी। ठीक है, 7.8। पीत एक प्रकार का क्षारीय जो कि पीला रंग का द्रव होता है और इसका जो पीएच वैल्यू होता है 7.8 होता है। लेकिन रक्त के बारे में बात करें तो 7.4 होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो एका आंदोलन हुआ था इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था फ्रेंड्स लगान का नगद में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके मुख्य नेता कौन थे? तो मदारी पासी याद रखेंगे और साथ साथ सहदेव, ये दोनों मिलकर के ये जो कि मुख्य नेता थे कह सकते हैं एक आंदोलन के। गणतंत्र दिवस परेड 2020 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम को। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। फर्स्ट रैंक तो इसे मिला था, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि सेकंड रैंक पे कौन रहा और थर्ड रैंक पे कौन रहा, दोनों को कमेंट्स करके नीचे बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय सेना के कमान में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यहाँ पे आपको बताना फ्रेंड्स कि भारतीय सेना के कमान में, ठीक है, भारतीय सेना के कमान में आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो पूर्वी कमान कोलकाता में बिल्कुल करेक्ट है। उत्तरी कमान उधमपुर, मैंने आपको बताया कि उसे उत्तर उसे उधम, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से याद रख सकते हैं। और दक्षिणी कमान पुणे, यानी कि पुणे तक इनका लास्ट था, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों के तीनों करेक्ट है, इसलिए सभी सही हैं। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या, किस महात्मा को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। दक्षिणेश्वर संत के नाम से रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो आपको बताना है कि फ्रेंड्स कौन सुमेलित है। जैसे कि अगर हम बात करें एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट का संबंध इनमें से कौन सा होगा? तो एनी बेसेंट यानी फ्रेंड्स न्यू इंडिया का संबंध इनके साथ होना चाहिए। तो पहला तो पॉइंट गलत है, यंग इंडिया होगा नहीं। यंग इंडिया का संबंध महात्मा गांधी से था, तो ये दोनों के दोनों गलत हो गए। विजय तिलक के बारे में बात करें तो ये पॉइंट करेक्ट होगा, क्योंकि फ्रेंड्स विजय तिलक ने ही केसरी नामक समाचार पत्र स्टार्ट किया था जो कि मराठी भाषा में था, और मराठा नामक भी स्टार्ट किया था जो कि तिलक नहीं, और ये अंग्रेजी भाषा में था। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ ये तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है?
कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वैद्यनाथन समिति। अब बात करते हैं कि वैद्यनाथन समिति का संबंध किससे था? तो ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए इसका संबंध था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वैगा जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? वैगा जनजाति का संबंध होता है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वैगा जनजाति मध्य प्रदेश। एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग का मकबरा नवाब शुजाउद्दौला द्वारा बनाया गया था। ये कहाँ पे स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दिल्ली में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी कृषि में जल संरक्षण की सहायता कर सकती है? ये आपको बताना है। यानी फ्रेंड्स कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है इनमें से कौन? तो सही उत्तर को हमें चुनना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। ठीक है फ्रेंड्स, 1, 2, 3 तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किस गवर्नर के काल में हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध का संबंध था फ्रेंड्स किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। 1813 से 1823 तक इनका शासनकाल था। और आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो फ्रेंड्स 1814 से 1816 तक हुआ था। और आंग्ल नेपाल का युद्ध का समापन कह सकते हैं किस संधि के तहत हुआ था? तो अंग्रेजों और गोरखों के मध्य एक संधि हुई थी जिसको हम लोग नाम से जानते हैं संगोली की संधि, 1816 में। ठीक है, 1816 में समाप्त हुई थी। ये पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संधियों को कालक्रम के अनुसार रखिए। तो कौन सबसे पहले हुआ और बाद में कौन हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें रखना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हम देखें तो सबसे पुराना जो हुआ था वो था सलबाई की संधि। कब हुआ था? 1782 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी फिर 1792 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद कह सकते हैं इसके बाद हमारा आएगा क्या? बेसिन की संधि जो कि 1802 ईस्वी में। और अमृतसर की जो संधि थी ये कब थी फ्रेंड्स? 1809 ईस्वी में। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और 1। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मैथिली को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो मैथिली जो भाषा था वो फ्रेंड्स किस 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि संथाली, डोगरी और बोडो और मैथाली ये चारों भाषाएं 2003 में जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि चिकित्सीय स्थिति जिसमें शरीर या फिर ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होती उसे हम क्या कहते हैं? वो कौन सी स्थिति है जिसमें फिर शरीर या फिर ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिलते, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर होगा हाइपोक्सिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हाइपोक्सिया वह स्थिति होती है जिसमें क्या होता है कि शरीर या फिर शरीर के किसी अंग को, ऊतक को उतना जो कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उसी को कहते हैं हाइपोक्सिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जब हम ठंडा या फिर भयभीत महसूस करते हैं तो हमारी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो करने के लिए कौन सी मांसपेशी जिम्मेदार होती है? तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ तो पता ही होगा कि रोंगटे क्या होता है, रोंगटे खड़े होना। तो इसमें कौन सी मांसपेशी जो होती जिम्मेदार होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्केटर पीसी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि आम के खाए जाने वाले भाग को क्या कहा जाता है? आम के जो खाया जाने वाला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं मेसोकार्प। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। तो एक जीवित कोशिका के संपूर्ण सामग्री को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में जीवद्रव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, जीवद्रव्य को आपको पता है फ्रेंड्स कि जीवद्रव्य जो होता है वो जीव की सारी जैविक क्रियाओं इसी के द्वारा होती है। और सबसे पहले इसका जो नामकरण दिया गया था जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, ये नाम दिया गया था पुरकिंजे के द्वारा 1839 में। ये पॉइंट भी याद रखेंगे, 1839 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि नहर जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है वो कौन सी है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? तो पनामा नहर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? तो राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का सिद्धांत जो है वो लिया गया कनाडा के संविधान से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कनाडा से एक जो कि और भी इंपॉर्टेंट है और वो है क्या? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो भी जो कि कनाडा से लिया गया और ये पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो कंदरिया महादेव मंदिर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मच्छरों के नियंत्रण के लिए एक गैम्बूसिया जो होती है इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो का करेक्ट आंसर होगा गैम्बूसिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा मिलान सही नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ था और ये डेट इसके साथ 26 जनवरी 1950 बिल्कुल करेक्ट है। 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था, अडॉप्ट किया था, लेकिन इसको लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। पहला पॉइंट करेक्ट है। पहला आम चुनाव 1951-52 में संपन्न हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे बात करना था प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक। यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रथम जो थे, प्रथम लोकसभा की प्रथम जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी फ्रेंड्स। तो 13 मई 1952 को, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये कह सकते हैं कि सभी के सभी बिल्कुल राइट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, लौह पुरुष आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि माहे। ठीक है फ्रेंड्स, माहे कहाँ पे पड़ता है। तो ये पांडुचेरी का एक जिला है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और ये भारत का सबसे छोटा जिला माना जाता है। सबसे बड़े जिले के रूप में कच्छ को जाना था, जो कि गुजरात का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर जो पतन स्थित है यानी कि बंदरगाह स्थित है वो कौन सा है। तो कोलोन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में अभिहित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा सागर जो है महासागरीय मरुस्थल के रूप में अभिहित किया जाता है। इसका राइट आंसर है सरगासो सागर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए और मॉक टेस्ट को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। सिंपल से अगर देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत दिख रहा है, क्योंकि तावा प्रोजेक्ट जो है वो तावा परियोजना कृष्णा नदी पर नहीं है, खुद तावा रिवर पे ही बनाया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रीजनिंग और मैथ्स की क्वेश्चंस की। तो चलिए 81 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में डी समानांतर BC एवं AD बटे DB बराबर 3/5 दिया गया एवं AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर हो तो AE का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इस फिगर को बना देता हूँ। देखिए फिगर कुछ हमारा इस टाइप से दिया गया, ठीक है, और फिगर हमारा A, B और C ये हो जाता है। इसमें एक बीच में DE दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स, DE। ऊपर में दिया गया था कि AD बटे DB का वैल्यू जो है 3/5 था, यानी कि AD जो था 3 था और टोटल अगर हम बात करें DB यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 5 था और हमें AE निकालना। तो मैं मान लेता हूँ इसको X और फ्रेंड्स आपके पास दिया गया था AC। ये टोटल जो वैल्यू दी गई थी वो AC यानी कि यहाँ से लेकर के पूरा दिया गया था 4.8। तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारे पास टोटल 4.8 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम एक थ्योरम यूज़ करते हैं। देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि AE AD यानी कि इसको लिख लेते हैं और इसके टोटल में लिखते हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास ऑलरेडी दिया गया था। टोटल करेंगे तो कितना होगा 3 और ये 5, 8 हो जाएगा। नीचे में 8 लिख देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह से देखिए ऊपर में AE लिख देता हूँ और नीचे में आपका टोटल AC यानी कि 4.8। कोई दिक्कत नहीं। AD की वैल्यू कितनी दी गई थी 3, तो यहाँ पे 3/8। AE हमें निकालना है तो X मान लेता हूँ और 4.8, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं 0.6 से कटा दूंगा और इसको क्रॉस में करूंगा तो कितना हो जाएगा 0.6 × 3 यानी कि 1.8। ठीक है फ्रेंड्स, 1.8 का मतलब क्या हुआ कि जो AE की वैल्यू हुई यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो 1.8 सेंटीमीटर हो गया, जो कि ऑप्शन डी को आप टिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि उसको 20% अंक मिले और 24 अंक उसके वो नहीं मिले, इस वजह से वो 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तथा अरविंद को 45% अंक मिले, जो कि फ्रेंड्स वह 26 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि उसको 26 अंक ज़्यादा मिल गया। अब आपको ये बताना है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आने के लिए, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए था। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि फ्रेंड्स टोटल मानते हैं कि x नंबर था टोटल परीक्षा की, यानी कि कुल जो मार्क्स था वो x नंबर का था। उसमें से पहले जो राजीव था उसने 20% लाया, लेकिन फ्रेंड्स वो क्या होगा फेल हो गया। कितने वजह नंबर से, तो वो 24 नंबर उसको और मिलता तो वो पास होता, अदरवाइज वो फेल हो चुका है।
आगे बोला है क्वेश्चन में कि वो 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी कि अगर पास होने के लिए 24 अंकों से और चाहिए होते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स जो कि अरविंद के बारे में, तो अरविंद क्या करते हैं कि वो 45% मार्क्स लाता है, लेकिन वो क्या करता है कि फ्रेंड्स वो 26% एक्स्ट्रा 26 मार्क्स एक्स्ट्रा लाता है, यानी कि उसे 26 नंबर कम लाने चाहिए थे, तो ये इक्वल हो जाता है दोनों तरफ। ठीक है, अब यहाँ से x को मैं एक तरफ करता हूँ और बाकी अंक को एक तरफ, यानी कि -26 को लेफ्ट में ला दूंगा, तो ये देखिए 24 और प्लस में 26 हो जाएगा। उसी तरह से ये राइट साइड में चला जाएगा, तो 45 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको करेंगे तो ये आपका 50 हो जाएगा, और राइट साइड में देखिए x गुने 25 और अपॉन में 100। इसको मैं घटाता हूँ 2 बार में, यानी कि कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो निकली वो 200 मार्क, यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि टोटल जो मार्क्स था वो 200 नंबर का था। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पास होने के लिए न्यूनतम मार्क्स कितने चाहिए थे, कितने % होना चाहिए था। तो हम मानते हैं कि इसको लेते हैं, चाहे इसको ले, कोई दिक्कत नहीं, इसी को उठा लेते हैं। यानी फ्रेंड्स 200 नंबर के 20% तो लाना था, मतलब कि अगर राजीव जो था वो 20% लाता और 24 अंक और लाता तो वो पास हो जाता। यही इसका पासिंग होना चाहिए था, ये अगर इतना लाता तो वो पास होता। तो यहाँ से देखिए 00 से 00 खत्म, ये कितना हो गया 40 और 24 कितना होता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा 64, और 64 कितना का 200 का ना, 64 टोटल का, और परसेंट हमें निकालना है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा। 00 से 00 खत्म, और ये 32, यानी कि 32% मार्क्स उसे लाने थे। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। तो चलिए ए की आय का 5%, 5% का मतलब कितना फ्रेंड्स 1/20। ठीक है, 5% का मतलब 1/20, और बी के आय के 15% के बराबर है। 15% का मतलब 3/20। ये तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए बी से बी खत्म, तो यहाँ से हम ए बी की रेशियो निकाले तो कितना निकलेगा, ए और बी का रेशियो 3/1, ये आपका एक जो कि रेशियो निकल गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, कह रहा है कि बी की आय का 10%। चलो बी की आय का 10% का मतलब 1/10। उसी तरह से कह रहा है कि सी के आय के 20% के बराबर है। सी के आय के 20% का मतलब 20/100 करेंगे तो 1/5। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से जो घटाते हैं तो देखिए बी और सी का रेशियो निकालेंगे तो 2:1 निकलेगा। अब यहाँ पे हम दोनों को इक्वल करेंगे, क्योंकि 3:1 यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा आपको पता होगा, जो आपने रेशियो पढ़ा होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए फ्रेंड्स इसको इक्वल कर लेते हैं, यानी 3 दूना 6 होगा 2, और ये आपका 1, ये ए बी सी की रेशियो निकल गई। ठीक है, अब जब ए बी सी की रेशियो निकल गई तो आपके पास दिया गया कि सी की जो वैल्यू है, ठीक है, सी की आय 2000 रुपये है। जब सी की आय 2000 है तो आपसे ए की आय पूछ रहा है, यानी कि इसमें 2000 से मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ पर भी 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूना 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कह सकते हैं कि 12000 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे मैंने यहाँ पे किस तरह से फाइंड आउट किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है कि एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, एक नल भर रहा है और एक नल खाली कर रहा है। जब ए और बी दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो 10 मिनट में भरती है। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मान के चलिए कि ए 9 मिनट में उस टंकी को भर सकता है और बी उस टंकी को x मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 9x, और इसको मैं करूंगा तो ये आपका x हो जाएगा, और इसको मैं करूंगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि x से डिवाइड करूंगा तो ये x खत्म 9 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है फ्रेंड्स, दोनों एक साथ काम करते हैं तो क्या होता है, जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो टोटल इनके वर्क से इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड किया जाता है। यानी कि 9x को मैं क्या करूँगा x प्लस 9, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, एक तो भर रहा है खाली कर रहा है, यानी कि x माइनस 9 होगा। ठीक है, और इन दोनों का जो कार्य दिया गया वो दोनों अगर मिलकर के कार्य करते हैं तो वो 10 मिनट में टंकी भर जाती है। यही तो क्वेश्चन में कहा गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैं क्रॉस में कैलकुलेशन कर लेता हूँ। देखिए क्रॉस में करूँगा तो ये आपका ऊपर में 9x तो होगा, इसमें करूँगा तो 10x, और माइनस में 90 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 90 को इधर लाते हैं और यहाँ पे 9x यानी कि x हो जाएगा। अब आप बताइए x का मतलब क्या हुआ। x का मतलब फ्रेंड्स जो हम लोगों ने भरा था, जो b है उस टंकी को 90 मिनट में खाली कर देगा, ये क्वेश्चन का मतलब हुआ। यही तो पूछ रहा था कि इसमें लगे b के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा, तो जो b होगा उसे 90 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे, और यहाँ पे जो राइट आंसर है बी आपका करेक्ट होगा 90 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है।
तो ए हो गया और ये बी हो गया, इन दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। आगे क्या कह रहा है कि 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है, यानी कि 7 वर्ष अगर हम बाद के जाते हैं, 7 ईयर्स लेटर लिखता हूँ, 7 ईयर्स लेटर, ये क्या होता है कि 6:7 हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों के आयु में डिफरेंसेस। तो 5:6 यहाँ पर भी 1 है और 6:1 यहाँ पर भी 7 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब ये इक्वल हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये तो आपका प्रेजेंट का था, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल 7 है, ठीक है, टोटल 7 आगे बढ़ रहा है। तो हम इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के डिफरेंसेस इक्वल करते हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 5 से लेकर के 6 कितना, एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है, 7 साल के बराबर है। ये बात आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ देखिए प्रेजेंट था, प्रेजेंट में इनकी आयु 5:6 थी और ये 7 वर्ष बाद जो था वो 6:7 होता है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितना बड़ा, एक यूनिट। एक यूनिट का डिफरेंसेस यहाँ पे अगर ईयर्स में देखें तो कितना बड़ा, 7 साल। तो एक कह सकते हैं कि 1 यूनिट इक्वल टू 7 ईयर्स होता है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे देखिए यहाँ पे वर्तमान आयु निकालना है, तो हमें क्या करते हैं, ये आपका वर्तमान है और ये बी है, ठीक है, यानी कि इन दोनों में हम गुना कर देंगे। 7×5 = 35 और अगर यहाँ पे रेशियो देखें 7×6 = 42। अगर ए का पूछा है तो आपका 35 वर्ष ए की आयु क्लियर हो गया और 42 वर्ष जो कि बी की ई वर्तमान आयु क्लियर हो गया। तो क्वेश्चंस में सिर्फ ए की वर्तमान आयु पूछ रहा था, इसलिए क्वेश्चंस का राइट आंसर 35 आपका करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शंस आप ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसी कंडीशन में अगर आगे पूछ रहा था कि 7 वर्ष बाद क्या होता है, तो यहाँ पर आप 7 ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप ये बात समझ चुके होंगे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कह रहा है कि दो विभिन्न बैंकों से 500 रुपये पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर 2.5 रुपया दिया गया, उनकी ब्याज के वार्षिक दरों का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पे वार्षिक दरों का अंतर आपको निकालना है। जैसे कि 2 बैंक से अलग अलग 2 वर्ष के लिए रुपए दिए गए थे 500, तो उनके बीच का जो वार्षिक दर होगा वो क्या होगा, अंतर पूछ रहा है। तो हम ये मान लेते हैं फ्रेंड्स कि वार्षिक जो ब्याज का दर है, ठीक है, वार्षिक D% है, ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं, D% इसको मान लेता हूँ। आगे क्या कह रहा है आपको पता होगा, SI = PRT/100, ठीक है, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, SI हमारे पास कितना दिया गया था, दोनों के बीच का अंतर में मान लेता हूँ 2.5 रुपया दिया गया था। और आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 500 रुपया जो कि PR हमारा जो D%, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर हम लोग डायरेक्ट लेते हैं अंतर, और यहाँ पे के पास कितना होना चाहिए, जो कि PRT, T फ्रेंड्स 2 वर्ष दिया गया, और नीचे में आपको पता है कि 100 होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमें D% निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2.5 × 100 और नीचे में आपका आ जाएगा फ्रेंड्स 500 और गुने में 2, राइट साइड में D%। हमें यही इसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों बीच ब्याजों के बीच का अंतर, सॉरी ब्याजों नहीं, वार्षिक दरों के बीच का अंतर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर में 250 हो जाएगा और नीचे में आपका 500 और गुने में 2, नीचे में 2 होगा, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे 500 था ना, सॉरी 500 ये हो गया। इसको मैं 2 बार में घटाता हूँ तो कितना होगा, ऊपर में 1 नीचे 4। अब 1/4 का मतलब फ्रेंड्स आपको पता होगा 0.25% ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कह सकते हैं D% हमारा कितना निकला, 0.25। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी फ्रेंड्स इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया दिया गया वो 9√3 मीटर स्क्वायर दिया गया। तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि माध्यिका की लंबाई कितनी होगी, यानी कि मीडियन की लंबाई कितनी होगी। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए, हम यहाँ पे फिगर क्या बनेंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में एक दूसरे से इक्वल हो, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसको मैं मान लेता हूँ ABC, ये आपका हो गया। अब मीडियन का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, इसके एक टॉप से लेकर के बीचों बीच से एक रेखा खींच जाती है नीचे, ठीक है, ये मान सकते हैं, ये आपका लंबाई हो गया, जो कि इसको मीडियन कह सकते हैं, इसको H मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो सकता है, इसको हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, आप देख रहे हैं कि जो मीडियन है ये कह सकते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो कि हाइट भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए फ्रेंड्स, इक्विलैटरल अगर त्रिभुज है यहाँ पे और इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है, हाइट इक्वल टू क्या होगा, हाइट इक्वल टू डायरेक्ट होता है आपका √3/2 और साइड, ठीक है, ये आपका होता है डायरेक्ट इसका हाइट। अब इस हाइट के थ्रू हम निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें ए पता होना चाहिए, ए तो पता नहीं है। अब ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ए भी फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास एरिया दिया गया, एरिया इक्वल टू क्या होता है, √3/4 गुने साइड स्क्वायर, ये तो पता होगा। ए आपके पास एरिया 9√3 दिया गया ना, हाँ ठीक है, 9√3 दिया गया और √3/4
गुने साइड स्क्वायर दिया गया, √3 से √3 खत्म, 9 100 का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 36 और ए स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू जो कि 6 आ जाएगी। जब ए की वैल्यू 6 आ गई तो बस आसानी से यहाँ पे फाइंड आउट किया जा सकता है। देखिए √3/2 और ए की वैल्यू 6 पे मैं यहाँ पुट करता हूँ, इसको 3 से कटेगा तो 3√3। तो कह सकते हैं कि उसका जो मीडियन हो गया, यानी कि मीडियन कहो या फिर इसका हाइट कहो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका 3√3 मीटर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये याद रखने, इसका जो कि ये आपका हाइट, डायरेक्ट आप हाइट याद रखोगे तो काफ़ी ईजिली इसको फाइंड आउट किया जा सकता है और साथ ही आपको ये फार्मूला तो याद होगा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है कि किसी 16 मीटर गुने 30 मीटर यानी फ्रेंड्स चौड़ाई और लंबाई दिया गया आयताकार क्षेत्र के एक कोने पर 4 मीटर लंबा हाथी है तथा वह क्षेत्र के विपरीत कोने तक पहुंचने पर 15 सेकंड लेता है, तो बताना है कि हाथी की चाल क्या होगी। देखिए क्वेश्चंस तो काफ़ी अच्छा है, कैसे करेंगे सबसे पहले तो आप इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप इस चीज़ का समझ जाएगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। देखिए आपके पास एक आयताकार जो कि दिया गया फ्रेंड्स, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपके पास दिया गया 30 मीटर और ये आपका 16 मीटर, ठीक है। लंबाई 30 और चौड़ाई 16, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पास एक कोने पे हाथी बैठा हुआ है, मान लीजिए कि इसकी हाथी की जो लंबाई है वो टोटल 4 मीटर है। ये तो पहले से क्वेश्चन में दिया गया कि हाथी की जो लंबाई है वो 4 मीटर है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह जो हाथी है, ठीक है फ्रेंड्स, वह जो हाथी है वो इस यहाँ पे पहुँचता है, यानी कि ये क्रॉस में विपरीत कह रहा है कि विपरीत कोने तक पहुँचता है। तो ये अगर विपरीत कोने का तक पहुँचने का मतलब क्या हुआ कि ये इसका विकर्ण, आपको विकर्ण फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ तक पहुँचने में वो कितना समय लेता है, 15 सेकंड का समय लेता है। तो आपको ये बताना है कि उसका चाल कितना था, उसकी स्पीड कितनी थी, ठीक है। तो स्पीड निकालने के लिए फ्रेंड्स करेंगे क्या, हमारे पास टाइम दिया गया तो हमें डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस निकाल जाएगा तो यहाँ पे हम इजीली निकाल सकते हैं उसकी चाल। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि इसका विकर्ण हमें निकालना पड़ेगा। तो आयत का विकर्ण कितना होता है, आयत का विकर्ण आपको पता होगा कि अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, यानी कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए लंबाई स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 30 का स्क्वायर होंगे तो 900 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। कहने का मतलब 1156 किसका होता है, अब 1156 होता है फ्रेंड्स 34 का, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अब ये 34 का मतलब क्या हुआ कि 34 का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल हो गया। ध्यान से समझिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका टोटल ये 34 हुआ, लेकिन फ्रेंड्स हाथी तो पहले से ही 4 मीटर का था, ठीक है। हाथी पहले से 4 मीटर का था, तो अब उसे डिस्टेंस कवर कितना करना होगा, डिस्टेंस तो कवर करना होगा उसको 30 ही मीटर ना, क्योंकि 34 में से 4 तो ऑलरेडी वो पहले से खड़ा होगा, तो वहाँ पर तो क्लियर है, ठीक है। तो उसको टोटल 30 मीटर की दूरी कवर करना है। अब ये 30 मीटर की दूरी कवर करने के लिए उसको फ्रेंड्स 15 सेकंड का समय लगता है। तो आप बताइए चाल बराबर क्या होगा। चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे जो कि टाइम, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी आपके पास 30 था और समय 15 था, तो कितना आसानी से इसको निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, 2 मीटर प्रति सेकंड की इसकी स्पीड रही होगी। आई होप कि ये बात आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किस तरह से यहाँ पे किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन बताइए क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी अगर आपसे बोला जाए कि हो जाती है तो वो आपका डेफिनेटली कि मिश्रधन होता है, यानी कि फ्रेंड्स आपका वो अमाउंट होता है। प्रिंसिपल आपके पास 400 रुपये दिए गए और वो क्या होता है कि 4 वर्ष में 480 हो जाता है, यानी कि वो मिश्रधन हो जाता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा देते हैं वहाँ पे आपका जो कि सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। तो अगर हम 480 में से 400 घटाते हैं तो हमारा 80 जो होगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो कि ब्याज। अब आपके पास ब्याज निकल गया, प्रिंसिपल आपके पास दिया गया, टाइम दिया गया 4 साल, और हमें यहाँ पे रेट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसको 0000, 4 चौका 16, 16 5 80, यानी कि आर की जो वैल्यू होगी वो 5% आ जाती है, ठीक है। अब आर की वैल्यू 5% आ गई, लेकिन क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम ब्याज की दर को 2% बढ़ा दें, यानी कि अगर फ्रेंड्स नया रेट अगर हम बात करें कि न्यू रेट के बारे में, तो वो आपका होता है 5 और 2 7% न्यू रेट हो जाता है। तब आपसे पूछा है कि नया मिश्रधन क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रुपया तो हमारा उतना ही रहेगा, टाइम भी हमारा उतना ही रहेगा, लेकिन रेट सिर्फ बढ़ करके 7% होता है। यहाँ से इसको 00 से 00 ये खत्म। अब आप बताइए फ्रेंड्स, 4 चौका 16 और 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते होता है 112, ठीक है। 112, अब 112 ये क्या आया, 112 जो आया फ्रेंड्स ये सिंपल इंटरेस्ट आया। सिंपल इंटरेस्ट आया तो मैंने आपको जस्ट अभी क्या बताया था, अगर आप अमाउंट में से अगर फ्रेंड्स प्रिंसिपल को हटाते हो तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का योग होता है, सम होता है,
ठीक है, ये तो बात आपको पता ही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल आपके पास 400 था, 400 मैंने यहाँ पे लिखा, और 112 ये आपका सिंपल हिट आ गया। तो कितना हो गया टोटल? 512 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी था और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है फ्रेंड्स कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है फ्रेंड्स, एक वृत्त के अंदर क्या होता है कि एक जो कि आपका एक चतुर्भुज एक बना होता है, यानी कि चारों इसकी जो भुजाएं होती है वो इस वृत्त पे टच होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसको मान सकते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, कि चक्रीय चतुर्भुज की चारों जो भुजाएं होंगी वो वृत्त के कहीं ना कहीं टच करता है, और ये आपका इसका जो कि सेंटर हो गया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आगे आप पढ़ लीजिए कि AC इसका व्यास है, यानी कि A, B, C और D। तो AC इसका व्यास का मतलब है इसका डायमीटर कुछ इस तरह से दिया गया AC, ये आपका डायमीटर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि DAC बराबर 55 दिया गया। DAC यानी कि फ्रेंड्स A आपका जो है वो 55 दिया गया। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ACD की वैल्यू बताइए क्या होगा। ACD यानी कि इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक थ्योरम का यूज़ किया जाता है। जब एक थ्योरम क्या होता है कि अगर आपका एक डायमीटर दिया गया और डायमीटर के थ्रू एक जो कि कोण बनता हो, तो इस कोण की जो मान होगा वो 90 डिग्री होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री कोण बनता है। जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह से हो, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आपके पास डायमीटर से होकर के गुजर रहा हो और दो इसकी जो भुजाएं इस पे डायमीटर पे टच करता हो, तो डेफिनेटली ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री कोण बनता है। अब ये थ्योरम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो कोण हमारे पास पता है, तीसरा कोण हमें निकालना है। तो तीन कोणों का 180 होता है, तो डेफिनेटली यानी कि 90 और प्लस में 55 को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 5 14 145। तो डेफिनेटली फिर जो 35 होगा तीसरा डिग्री का कोण होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 35। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 91 में दिया गया, आपको यहाँ पे बताना कि तर्क संगत क्रम बनाना होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि अपराध होगा, अपराध होने के बाद फ्रेंड्स गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होने के बाद उसको न्याय किया जाता है कि क्या होगा, उसके बाद उसको सज़ा मिलेगी, और जब सज़ा मिलेगी तो उसको जेल जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी जो पैटर्न है वो काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो करता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि चूंकि एक फिगर दिया गया और फिगर कुछ इस तरह से बनाया गया, तो मैं इस फिगर को जस्ट जल्दी से बना लेता हूँ। फिगर आपके पास यहाँ पे दिया गया इस टाइप सा। ठीक है, ये और ये। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज है। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिभुज की संख्या हमें बतानी है। तो देखिए, अगर हम छोटे वाले त्रिभुज को गिने तो 1 और 2 इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 हो गया। उस तरह से हम बड़े वाले त्रिभुज को देखें तो 9, और इसी तरह से चारों तरफ से 10, एक बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पे भी बनेगा 11, और एक बड़ा वाला यहाँ पे 12, यानी ये कह सकते हैं कि टोटल इसमें 12 त्रिभुज बनेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह रहा है कि यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब ये हुआ कि ये मान लीजिए कि ये आज का दिन है। ठीक है, आज के 3 दिन बाद, यानी फ्रेंड्स ये आज हो गया, ये कल और ये परसों, इसके 3 दिन बाद जो होगा वो फ्रेंड्स मंगलवार हो रहा है, यानी कि ये जो डेट होगा वो मंगलवार है, यानी कि ट्यूसडे है। ठीक है, ट्यूसडे हो जा रहा है। कहने का मतलब क्या था कि यदि आज के 3 दिन बाद, यानी 1 2 3 दिन बाद जो होगा वो मंगलवार है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था। तो ये हो गया कल, यानी फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि आज का दिन कौन सा है। तो आज का दिन यानी फ्रेंड्स देखिए, ये ट्यूसडे है, ये आपका मंडे, संडे और ये आपका जो कि सैटरडे। ये सैटरडे हो गया, आज का दिन था। ठीक है, मैं इसको आज लिखता हूँ, ये आज का दिन था, सैटरडे था, तो डेफिनेटली कल का जो दिन था वो फ्राइडे था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में ये कह रहा था कि कल से 4 दिन पहले 4 दिन पहले कौन सा दिन था। यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब ये हुआ कि 4 दिन पहले 1 2 3 और ये आपका 4। ठीक है, 4 दिन पहले कौन सा दिन था, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। तो देखिए, फ्राइडे है, और ये फ्रेंड्स आपका जो कि थर्सडे होगा, जो कि ये वेडनेसडे होगा, और उसी तरह से हम इसको करें तो ये ट्यूसडे और ये आपका मंडे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो 4 दिन पहले का दिन होगा वो मंडे होगा। काफ़ी इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सोमवार। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पे लिखा गया एक्ने, जो लिखा गया ACNE, एक्ने के लिए लिखा गया 3, 7, 29, 11 ये लिखा गया। तो
आपसे पूछा फ्रेंड्स कि बॉयल के लिए क्या होगा, बताइए बॉयल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले ये पैटर्न समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से लिखा गया। देखिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हुआ कि ए कितना नंबर पे आता है, एक नंबर पे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड किया गया, यानी कि एक में 2 से गुना करेंगे तो 2 और 1 3 आता है। उस तरह से 3 नंबर पे आता है तो 3 दूना 6 और 1 7। ये कितना पे आता है 14, 14 में एक गुना करेंगे 2 से, 14 दूना 28 और एक जोड़ देंगे 29। उस तरह से 5 पे आता है 5 दूना 10 और 11। कहने का मतलब 2 से गुना करके एक बढ़ाया गया, उस तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। तो ये कितना होता है 2 नंबर पे, 2 नंबर पे होता है, यानी कि 2 दूना 4 1 5। ये कितना पे होता है 15, 15 दूना 30 और 1 31। ठीक है, आई कितना नंबर पे आता है, तो आई आता है फ्रेंड्स 9 नंबर पे, तो 9 दूना 18 और 1 19। उस तरह से ये एल कितना पे है 12, तो 12 दूना 24 1 25। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन बी काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो करता है। राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया गया कि किसी स्थान ए से श्यामा उत्तर की तरफ, उत्तर की दिशा में 5 किलोमीटर जाकर, यानी फ्रेंड्स मानते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट करती है ए श्यामा, और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पे उत्तर के ऊपर की तरफ मैं 5 किलोमीटर उसको भेजता हूँ, और उसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि 5 किलोमीटर जाकर अपने बाएं घूम जाती है, यानी कि बाएं का मतलब लेफ्ट साइड में घूम करके क्या करती है कि 3 किलोमीटर अगेन चलती है। तो इसको मैं 3 किलोमीटर चलाता हूँ, 3 किलोमीटर चलती है, और जहाँ से वो दाएं घूम करके 2 किलोमीटर चलती है। दाएं घूमने का मतलब राइट साइड में ऊपर की तरफ वो 2 किलोमीटर चलती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अंत में वह दाएं घूम करके 3 किलोमीटर चलती है, यानी कि अंत में वो फिर से दाएं घूमती है राइट साइड की तरफ और 3 किलोमीटर अगेन, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा 3 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि चल करके वह बी पर पहुंचती है, यानी कि यहाँ पर आपका बी आ जाता है, लास्ट पॉइंट यहीं पे इसका। तो अब से ये पूछा है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से लेकर के 5 और ये यहाँ से लेकर के 2, क्योंकि ये जितना इतना ये भी होगा, तो 5 और 2 कितना 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है फ्रेंड्स कि कैट के लिए CAT, कैट एवं बोट के लिए, ध्यान से पढ़िएगा, XZG लिखा गया, यानी कि कैट के लिए XZG लिखा गया। उसी तरह से बोट के लिए क्या लिखा गया, बोट के लिखा गया YLZG। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक के लिए क्या लिखा जाएगा, एक के लिए क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले उस ऊपर वाले पैटर्न को 2 को समझिए क्या लिखा गया फ्रेंड्स, जस्ट उल्टा लिखा गया, यानी कि C तीसरे नंबर पे आता है स्टार्टिंग से, तो पीछे से 3 नंबर पे X आता है। ठीक है, यानी कि जस्ट उल्टा लिखा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग से अगर देखेंगे तो 5 नंबर पर ही आता है, तो पीछे से अगर हम देखें तो 5 नंबर पर भी आता है। उस तरह से जी को हम देखें तो जी फ्रेंड्स हमारा जो कि कितना नंबर पे आता है 7 नंबर पे, तो पीछे से देखें तो 7 नंबर पे टी और टी रिपीट हो जाएगा, यानी कि VTT बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 97 में एक सीरीज दिया गया जो कि कुछ इस तरह से 1 4 14 45 139 और 4 20 20। ठीक है, और लास्ट हमसे पूछा गया कि क्या होगा, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझेंगे कि फ्रेंड्स यह लिखा किस तरह से गया। 1 के बाद 4, 4 के बाद 14 लिखा गया, 14 के बाद 45 लिखा गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया गया, हम ये कह सकते हैं कि 1 में 3 से गुना करके 1 जोड़ा गया। कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, ये 4 आ जाएगा। उसी तरह से मैं 4 में फिर से 3 से गुना करके 2 जोड़ दूँ तो क्या होगा, 4 3 12 2 14। यानी फ्रेंड्स देखिए गुना तो 3 से करना है, लेकिन अंक आपका जोड़ने वाला बढ़ता जाएगा। उसी तरह से देखिए 14 में फिर से 3 से गुना करूंगा, उसमें 3 में करूंगा, 14 या 42 और 3 45। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से इसमें क्या करेंगे, देखिए 45 में अगर आप फिर से 3 से गुना करके और इसमें 4 जोड़ दो तो 135 और 4 कितना होता है 139। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए फ्रेंड्स 139 में फिर से आपका यहाँ पे 3 से गुना होगा और 5 जोड़ेंगे तो 422 आएगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, 422 को डायरेक्ट 3 से गुना करके आप इसमें 6 को जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए मैं गुना करता हूँ, ये टोटल गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स कि 6 और 6 4 3 12। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, 1266। और इसमें आप 6 को ऐड करोगे तो 1272 राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आप सी में देख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे, ये पैटर्न काफ़ी अच्छा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि 10 छात्र का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2 ये फॉर्मूला होता है। और देखिए फ्रेंड्स 10 बच्चे हैं और टोटल यानी कि n-1 यानी कि 9 हो जाएगा, और नीचे आपका 2, यानी इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 45। टोटल 45 बार ये हाथ मिलते हैं। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे n इंटू n-1, ठीक है, बाई 2। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है फ्रेंड्स, आपके पास एक जो कि नंबर दिया गया और वो कुछ इस तरह से 10 डिवाइड 3 × 4
+2 माइनस में 1। लेकिन फ्रेंड्स इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, आपके पास ऊपर में कुछ दिए गए कंडीशन, जो कि अगर हम डिवाइड के लिए माइनस का यूज़ करेंगे तो चलिए इसको डिवाइड के लिए मैं माइनस का साइन यूज़ करता हूँ, गुना के लिए हमें प्लस का साइन यूज़ करना है, और फ्रेंड्स प्लस के लिए जो कि डिवाइड का साइन यूज़ करना है, उसी तरह से माइनस के लिए जो कि गुना का साइन यूज़ करना है। तो यहाँ पे 1 हो जाता है। सबसे पहले भाग करेंगे तो ये आपका 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 7 और ये 2 गुने 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 और +2 यानी कि 9 करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि 2 सिक्के को उछाला गया, ठीक है, एक साथ 2 सिक्के को उछाला गया, तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको कई बार बताया कि 2 सिक्के उछालने का मतलब क्या हुआ, एक सिक्के पर हेड और टेल होता है और दूसरे सिक्के पर भी हेड और टेल होगा। दोनों को एक साथ उछाला जाता है, या तो पहले सिक्के पर हेड आ सकता है, या फिर पहले सिक्के पर हेड और दूसरे सिक्के पर टेल आएगा, या फिर हो सकता है कि पहले सिक्के पर टेल आ जाए, दूसरे सिक्के पर हेड आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि दोनों सिक्के पर टेल आ जाए। यही 4 कंडीशन बनेंगी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कम से कम एक हेड आने की संभावना है। कम से कम एक हेड यानी कि एक से तो कम आना नहीं चाहिए हेड। हेड का मतलब आपके पास हेड एक से कम एक हेड, इससे ज़्यादा हो सकता है, यानी कि दोनों पे हो सकता है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, लेकिन ये टेल नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं पूछागा। तो यानी कहने का मतलब यह 3 और टोटल कितने थे 4, यही आपके संभावनाएं बनते और 3/4 करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह की और वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।